भावना सहानी बैक विद द न्यू वीडियो फॉर क्लास 10th। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट कर रहे हैं और ये जो चैप्टर है मैंने 2 वीडियोस में डिवाइड किया है। अब बोर्ड के एग्जाम के लिए आप ये दोनों वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस है वो थॉरली कर लो, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं आना, पेपर में जो भी आना है इन्हीं में से आना है। ऑलराइट, सो मैंने इन क्वेश्चंस को ऐसे भी किया हुआ है कि 1 मार्कर में आपको कैसे आंसर करना है, सेम क्वेश्चन 3 मार्कर में कैसे आंसर करना है एंड सेम क्वेश्चन 5 मार्कर्स में कैसे आंसर करना है। सो काफी क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, सो प्लीज ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लो एंड आई एम श्योर देन यू विल बी स्कोरिंग फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ऑलराइट, अब जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट का है, उसके 2 एग्जांपल देने हैं, दैट इज मनी लेंडर्स एंड फ्रेंड्स। द 2 एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट आर मनी लेंडर्स एंड फ्रेंड्स। Hermes, no snoring, okay? सो जा, sleep, सो जा, okay. हेलो एवरीवन, आई एम भावना सहानी बैक विद द न्यू वीडियो फॉर इकोनॉमिक्स। और इस वीडियो में हम मनी एंड क्रेडिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो ये चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, इसे मैंने 2 वीडियोस में डिवाइड किया है एंड इन 2 वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं आई एम 100% श्योर इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड काफी क्वेश्चंस रेपिटेशन में है, क्योंकि मैंने इसे बताया गया है 1 मार्कर में कैसे लिखना है, 3 मार्कर्स में कैसे लिखना है एंड 5 मार्कर्स में कैसे लिखना है। तो ये दोनों वीडियो के क्वेश्चंस थॉरली कर लो एंड आई एम श्योर अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए तो यू विल बी स्कोरिंग फुल मार्क्स इन दिस। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। फर्स्ट क्वेश्चन सेज गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सेक्टर जो है क्रेडिट का, उसमें 2 एग्जांपल्स देने हैं और वो 2 एग्जांपल्स है मनी लेंडर्स एंड फ्रेंड्स। ओके, द 2 एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट आर मनी लेंडर एंड फ्रेंड। सेकेंड क्वेश्चन ये है जो हाईलाइट द इनहेरेंट प्रॉब्लम इन डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड में इनहेरेंट प्रॉब्लम कौन सी है? द इनहेरेंट प्रॉब्लम इन डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड इज बोथ द पार्टीज, जो सेलर और बायर्स है उनको एग्री करना होगा एक दूसरे का गुड खरीदने और बेचने के लिए। ओके, द इनहेरेंट प्रॉब्लम इन डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड इज बोथ द पार्टीज, दैट इज द सेलर एंड द बायर्स हैव टू अग्री टू बाय एंड सेल ईच अदर्स कमोडिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक्स इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग। अगर हम मनी को यूज कर रहे हैं उससे इजी कैसे हो गया टू एक्सचेंज द things? Give an example. In barter system, if a shoe manufacturer wants to sell shoes and buy wheat, first he has to look for someone who is selling wheat, who is a wheat growing farmer who wants to buy shoes and needs to sell wheat. Money makes it easier to exchange the thing. The shoe manufacturer can sell the shoes for money and then with that money he can bid to buy wheat. Okay? ओके, क्लियर। सो बेसिकली बार्टर सिस्टम में क्या होता है, आप अगर एक शू मैन्युफैक्चरर है उसको वीट चाहिए तो पहले उसे वीट ग्रोइंग फार्मर ढूंढना पड़ेगा और वो ही वीट ग्रोइंग फार्मर जिसको शूज की नीड है, वरना वो शूज एक्सचेंज नहीं करेगा। ऑलराइट, बट मनी में सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इफ यू आर हैविंग अ शूज यू कैन सेल इट फॉर द मनी एंड अगेन यू कैन एक्सचेंज दैट मनी फॉर द वीट, राइट? सो मनी मेक्स इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग। ओके, हाउ इज मनी बेनिफिशियल इन ट्रांजैक्शन? मनी बेनिफिशियल क्यों है ट्रांजैक्शन में? क्योंकि वो डायरेक्टली ट्रांजैक्शन को सेटल कर देता है। जब हम मनी यूज करते हैं वो ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली सेटल कर देता है। सो मनी इज बेनिफिशियल इन ट्रांजैक्शन एज वी डायरेक्टली सेटल द ट्रांजैक्शन विद द यूज ऑफ इट। ऑलराइट, next question, moving towards the next question. All right, basically the next question says that how do the deposits with the bank become the source of income? अगर जो हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं तो वो बैंक का सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनता है? लेट्स सी दैट विद द डिपॉजिट्स इन द बैंक, जो बैंक है अगर हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं तो बैंक वो पैसा यूज कर रही है लोन देने के लिए बोरोअर्स को, और वो बोरोअर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो बैंक क्या करता है, वो जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोअर से ले रहा है उसका कुछ पार्ट हमारे को दे देता है, कुछ पार्ट डिपॉजिटर्स को दे देता है और मैक्सिमम पार्ट अपने पास रखता है। द डिफरेंस इज द सोर्स ऑफ इनकम टू द
द बैंक, तो जो वो ले रहा है इंटरेस्ट बोरोवर से और जो वो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट दे रहा है उसको जब आप माइनस करोगे तो वो होगी बैंक की इनकम. ओके, सो विद द डिपॉजिट्स इन द बैंक यूजेस इट टू एक्सटेंड लोन टू द बोरोवर्स विद अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. बैंक pays less rate of interest to the depositor. The difference is the source of incomes of the bank. Okay, why can one not refuse a payment made in rupee in India? अगर इंडिया में कोई आपको पेमेंट कर रहा है रुपी में, why you cannot refuse it? क्योंकि जो रुपी है it is authorized by the government of India. It has been made legal tender by the government of India. One cannot refuse a payment made in rupees in India because it is authorized by the government of India. Okay, next question. Compare formal sector loans with informal sector regarding interest only. इंटरेस्ट वाले पॉइंट से ही फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को डिफरेंशिएट करना है. तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर्मल सेक्टर का वो लो होता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनफॉर्मल सेक्टर का वो हाई होता है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द फॉर्मल सेक्टर इज लो whereas it is high in case of the informal sector. Okay, next is why is the supervision of the functioning of formal sector sources of loan necessary? अब जो फॉर्मल सेक्टर लोन दे रहा है उसकी सुपरविजन इंपॉर्टेंट क्यों है, नेसेसरी क्यों है? जो सुपरविजन है फॉर्मल सेक्टर की वो नेसेसरी इसलिए है ताकि बोरोवर्स को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी तरीके के हरासमेंट से जो इनफॉर्मल सेक्टर में करी जा रही है. ओके, द सुपरविजन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ द लोन नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द बोरोवर्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हरासमेंट as done in the informal sector. Next is prove with an argument that there is a great need to expand formal sources of credit in rural India. So basically there is a great need to expand the formal sector. Okay, formal sector in rural India especially. You have to prove this with an argument. Okay, so there is a great need to expand the formal sector in rural India. बहुत ज्यादा नीड है रूरल इंडिया में फॉर्मल सेक्टर को बढ़ाने की ताकि लोगों को वहां पे प्रोटेक्ट किया जाए मनी लेंडर्स से और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए. ओके, सो देयर इज अ ग्रेट नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल इंडिया सो दैट द पीपल कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द क्लच ऑफ द मनी लेंडर्स एंड इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन. Okay, why are the most of the poor household deprived from the formal sector of loan? Poor households को formal sector of loan क्यों नहीं मिल पाता है? As the banks are not available everywhere in the rural areas. Rural areas में हर जगह banks available नहीं है. Moreover, उसका documentation process बहुत बड़ा होता है और रूरल इंडिया में mainly illiterate people होते हैं. तो most of the poor households जो है उनको formal sector से लोन नहीं मिल पाता है. Okay, next question is how does money eliminate the need for double coincidence of want? Money जो है वो double coincidence of want की प्रॉब्लम को खत्म कैसे करता है? Money basically जो है वो act करता है as an intermediate and you can exchange anything for the money. Okay, this is how it eliminates the need of the problem of the double coincidence of want. Okay, money acts as an intermediate in the exchange process and thus eliminates the need for double coincidence of wants. Okay, moving towards the next question, let's see this from question number 12. Okay, what is the meaning of barter system? Barter system का मतलब क्या होता है? जो barter system है वो पुराने टाइम में यूज होता था जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं होता था. तब उस टाइम पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किए जाते थे विद दी गुड्स एंड सर्विसेज ओनली. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वीट सेलर बेसिकली शू सेलर है, उसको वीट चाहिए तो उसको जाके वीट डूइंग फार्मर ढूंढना पड़ेगा जिसको शूज चाहिए. दैट वाज बार्टर सिस्टम. यू आर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी. ऑलराइट, इन द अर्लियर टाइम्स बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज वर एक्सचेंज विद गुड्स एंड सर्विसेज. दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज टर्म्ड एज बार्टर सिस्टम. ओके, व्हाट इज मेंट बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है? ये एक फीचर है बार्टर सिस्टम का, ठीक है, जिसमें दोनों पार्टीज को अग्री करना होगा गुड खरीदने के लिए या बेचने के लिए, ठीक है, एक दूसरे का. सो दिस वन इज द रिपीटेड क्वेश्चन. All right, an essential feature of barter system is double coincidence of want, in which both the parties, that is the seller and the buyer, have to agree to buy and sell each other's commodity. Okay, next question is how do money act as a medium of exchange? Money medium of exchange की तरह कैसे act करता है? तो money जो है वो एक intermediate है exchanging process में और वो double coincidence of want
की प्रॉब्लम को खत्म करता है, ठीक है। एंड मनी इज समथिंग थ्रू विच यू कैन एक्सचेंज एनी गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सो मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द exchange process and eliminates the need of double coincident or one. As money acts as intermediate, it is also called as medium of exchange. Okay. Next is what is check. Check क्या है? Check एक पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो मैंने चेक में मेंशन करी है वो मेरे अकाउंट में से उस पर्सन को दे दी जाए जिसके नाम पे चेक इशू किया गया है, ठीक है। चेक इज अ पेपर दैट इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स टू द पर्सन whose name the check has been issued. Okay, so moving towards the next question. Okay, question number 16. All right, question number 16 says who supervises the functioning of formal sources of loan. जो फॉर्मल सेक्टर में लोन दिए जा रहे हैं उसको कौन सुपरवाइज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको सुपरवाइज करता है। व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न करेंसी? दो फॉर्म्स कौन सी है मॉडर्न करेंसी? पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपने लोन दिया एंड लोन के बदले मैंने आपसे कुछ मांगा कि चलो मुझे अपनी गाड़ी के पेपर दे दो एज अ सिक्योरिटी, जब तुम मुझे लोन रीपे कर दोगे मैं तुम्हें गाड़ी के पेपर दे दूंगी। तो जो कोलेटरल है वो एक सिक्योरिटी की तरह होता है, एक गारंटी की तरह होता है जो बोरोवर लेंडर को देता है और वो तब तक लेंडर के पास रहता है जब तक उसके पैसे लेंडर को वापस नहीं मिलते, ठीक है। एंड लेंडर हैज द राइट टू सेल दैट एज वेल अगर उसे पैसे नहीं मिलते पूरे तो। सो कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स given to the lender as a guarantee that will repay the loan, that he will repay the loan. If the borrower is unable to repay the loan, then the lender has the right to sell it and get the money back. All right. Now next is define credit. Credit क्या है? Credit एक agreement है लेंडर और बोरोवर के बीच में जिसमें जो बोरोवर है वो प्रॉमिस कर रहा है लेंडर को कि वो फ्यूचर में पैसे लौटा देगा। All right. Credit is an agreement between the lender and the borrower in which the borrower promises to pay the lender in the future. Next is which are the two major sources of formal loan of rural household? Rural household में दो formal loans के आपने major sources बताने हैं, वो है banks and cooperative. Banks and cooperative में ही rural India में loan मिलता है, ठीक है। Why is cheap and affordable credit important for the country? Cheap and affordable credit मतलब लोन important क्यों है कंट्री के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए? तीन रीजन बताइए। या फिर चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में। यू हैव टू असेस द स्टेटमेंट, क्वेश्चन कैसे भी करके आ सकता है। ऑल राइट, सो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन जो क्रेडिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री क्योंकि वो लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। इट विल हेल्प द पीपल टू टेक क्रेडिट फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, अलग अलग रीजन के लिए वो लोन ले पाए, ठीक है। इट विल हेल्प पुअर पीपल कि उनको अपनी प्रॉब्लम से उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, स्पेशली मनी लेंडर से और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड। सो इट विल हेल्प पुअर पीपल टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मनी लेंडर्स एंड देयर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड नेक्स्ट इट विल बी इजी फॉर द पीपल टू रीपे द लोन। ऑल राइट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। Okay, then moving towards the next question, and our next question says that banks are efficient medium of exchange. Banks जो है वो efficient medium है चीजों को एक्सचेंज करने के लिए। आई सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद इन आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो इट इज ट्रू कि जो बैंक है वो एफिशिएंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जैसे मनी इज आल्सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बैंक्स आर आल्सो द एफिशिएंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पीपल के पास बहुत एक्स्ट्रा कैश होता है और वो एक्स्ट्रा कैश कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं, बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उस बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा कैश डिपॉजिट करा देते हैं। जो सरप्लस मनी होता है, एक्स्ट्रा कैश होता है, वो डिपॉजिट करा देते हैं। तो जितना भी टोटल डिपॉजिट बैंक में हमने कराया है उसका 15% जो है बैंक रखता है एज अ मिनिमम कैश बैलेंस, ठीक है, ताकि डिपॉजिटर को वो वापस दे सके व्हेनेवर डिपॉजिटर डिमांड्स फॉर इट, ओके, व्हेनेवर डिपॉजिटर्स विड्रॉ द मनी, ठीक है। रेस्ट ऑफ द मनी इज यूज्ड बाय द बैंक एज टू गिव द लोन to the borrowers. Okay, so yes, it is true to say that banks are efficient medium of exchange. People have extra cash with them. Those having extra cash opens a bank account in their name and deposits the surplus money there. Out of the total money deposited with the bank, 15% of it is kept as a minimum cash balance to pay to the depositors who might come to withdraw money
from the bank on any given day. Rest of the amount is used to extend loans to the borrowers. Okay. Next is explain any 3 loan activities of banks in India. 3 loan activities बतानी है Indian banks की. Okay, first is people have extra cash with them and जिनके पास extra cash है वो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं अपने नाम पे and they deposit the surplus money there. Alright, basically यही आंसर इसमें ही आएगा. Second, out of the total money deposited with the bank जो 15% है बैंक अपने पास रखता है as a minimum cash balance and rest basically banks use it to give as a credit to the borrower. So ये वाला आंसर exactly same है. Question कुछ भी है 3 loan activities of bank in India या फिर banks are efficient medium of exchange support this statement. You have to write the same answer. All right. Next question says that illustrate the with example the role of loan in business. जो रोल है लोन का बिजनेस में वो क्या है. ठीक है, 2 रोल है, एक पॉजिटिव रोल होता है एक नेगेटिव रोल होता है. दोनों इसमें हमने करने हैं. तो पॉजिटिव रोल क्या है. क्रेडिट प्लेज अ पॉजिटिव रोल जब बोरोवर लोन को इजीली रीपे कर देता है विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी उसमें से कमा लेता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपके बुक के केस स्टडी की बात करें तो उसमें सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है जिसने लोन लिया था डिफरेंट सोर्सेज से ताकि वो अपना ऑर्डर कंप्लीट कर पाए 3000 पेयर ऑफ शूज का. इन द एंड वो ऑर्डर डिलीवर भी कर देता है, प्रॉफिट भी कमा लेता है और लोन भी रीपे कर लेता है. ऑल राइट, क्लियर. सो लेकिन समटाइम जो क्रेडिट है वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है क्योंकि बेसिकली वो क्या करता है बोरोवर को पुश करता है. ठीक है, इन सच अ सिचुएशन जहां से रिकवरी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है. वो बोरोवर को पुश करता है इन अ सिचुएशन जहां पे रिकवरी जो है बेसिकली क्या हो जाती है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है. इस सिचुएशन में जो बोरोवर है वो लोन नहीं पे कर पाता एंड ही इज कॉट इन अ सिचुएशन और उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेट ट्रैप. ओके, फॉर एग्जांपल एक स्मॉल फार्मर थी स्वप्ना. शी टुक अ लोन उसने लिया फ्रॉम क्रॉप कल्टीवेशन लेकिन ड्यू टू सम रीजन प्रॉब्लम क्या हुई, क्रॉप फेल हो गई, क्रॉप्स नहीं उगई. शी टुक अनदर लोन फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स but the production was not enough to repay that loan, so she was caught in a debt trap. तो ये जो फर्स्ट सिचुएशन थी ये पॉजिटिव रोल थी और ये जो सेकंड सिचुएशन थी ये नेगेटिव रोल था. ऑल राइट, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ चेक. चेक की यूटिलिटी बतानी है. सबसे पहले आपने बताना है कि चेक क्या होता है. चेक एक पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अकाउंट होल्डर के अकाउंट में से एक स्पेसिफिक अमाउंट उस बंदे को दे दिया जाए जिसके नाम पे चेक इश्यू किया गया. ठीक है. सेकेंड जो डिमांड डिपॉजिट्स है बेसिकली दे आर एक्सेप्टेड एज द मीन्स ऑफ पेमेंट क्योंकि जो डिपॉजिटर्स के पास एक चेक फैसिलिटी होती है, ठीक है, जिससे वो अपनी ट्रांजैक्शन को सेटल कर सकता है विदाउट द यूज ऑफ money. Okay, so a check is a paper that instructs the bank to pay a specific amount from the account holder's account to a person in whose name the check has been issued. Okay, demand deposits are accepted as a means of payment because the depositors get the facility of check against it which is used to settle the transactions without the use of money. Okay, so this was very easy. Moving towards the next question, and next question says that how can money be easily exchanged for goods and services. money को easily exchange कैसे करा जाता है goods and services के लिए. You have to give reason and give an example to explain it. So I have given you an example of shoe manufacturer. तो वो इसी में ले सकते हैं. ठीक है, अगर एक shoe manufacturer है, he wants to sell his shoes and he wants to buy the wheat. तो उसको उस फार्मर को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, जो wheat ग्रो करता हो प्लस, ठीक है, जो wheat ग्रो करता हो उसको wheat बेचनी हो प्लस उसको शूज चाहिए हो इन रिटर्न. ऑल राइट, सो ऐसा पॉसिबल बहुत मुश्किल से ही होता है. So money can make it easier to exchange the thing. इसमें मनी में हमें क्या करना होगा, हम शूज बेचेंगे, हमें मनी मिल जाएगा और उस मनी से हम वीट खरीद लेंगे. तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली प्रॉब्लम ही नहीं अराइज होगी. क्लियर? ओके,
Moving towards the next question, the next question says जो क्रेडिट एक्टिविटीज है इनफॉर्मल सेक्टर्स की उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए. यू हैव टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद द एप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट्स. ओके, तो इट इज ट्रू टू से कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको फॉर्मल सेक्टर से कंपेयर करें उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है. इनफॉर्मल सेक्टर का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बहुत ज्यादा हाई है, एंड ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो बोरोअर्स है उन्हें ज्यादा से ज्यादा पे करना पड़ता है और उनके पास बहुत कम बचता है. ठीक है, जिससे उनकी इंडिविजुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आती, और अगर उनकी इंडिविजुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंट्री की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी. ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says that deposits with the banks are beneficial to the depositors as well as to the nation. जो deposits हम बैंक में कराते हैं वो जो deposits है depositors के लिए भी beneficial है और हमारे nation के लिए भी beneficial है. You have to examine the statement. तो आपने इसमें ये लिखना है कि जिनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है वो बैंक अकाउंट ओपन करते हैं अपने नाम पे और उस बैंक अकाउंट में सरप्लस मनी जो है, एक्स्ट्रा मनी जो है वो डिपॉजिट करा देते हैं. उनका जो मनी है वो बैंक के पास सेफ होता है और उनको बैंक से इंटरेस्ट भी मिलता है फॉर वॉट एवर अमाउंट दे हैव डिपॉजिटेड. ठीक है, तो जैसे आपने जो भी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाया, बैंक क्या करेगा 15% अपने पास रखेगा एज अ मिनिमम कैश बैलेंस, बिकॉज यू कैन विड्रॉ योर मनी एट एनी टाइम. तो आपको देने के लिए भी बैंक के पास पैसा होना चाहिए. मोर ओवर जो बाकी 85% ऑफ योर मनी है वो उसको यूज कर देगा बोरोअर को लोन देने के लिए. ठीक है, तो ये हेल्प करता है पीपल को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए. ठीक है, जो इंडिविजुअल इनकम भी इंक्रीज होती है इससे, एंड फाइनली अगर इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज होगी तो कंट्री की, नेशन की भी इनकम इंक्रीज होगी. ऑलराइट, दोज हु हैव एक्स्ट्रा कैश opens a bank account in their name and deposits the surplus money there. Their money is safe with the bank and they get some interest rate on the amount they have deposited. Out of the total money deposited with the banks, 15% of it is kept as a minimum cash balance to pay to the depositor who might come to withdraw money from the bank on any given day. Rest of the amount is used to extend loans to the borrowers. This help other people to run and expand their business, which will increase the individual income and finally the country's income. All right, moving towards the next question. Let's see the next question. Okay, and next question is very easy. Credit has its own unique role of development. Credit का अपना ही unique role of development है. You have to justify this statement. Okay, क्रेडिट प्लेज अ पॉजिटिव रोल अगर बोरोअर अपना लोन को रीपे कर देता है और उसमें से सेविंग भी कर देता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको सलीम का ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ. एक शू मैन्युफैक्चरर है जिसने अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए अदर सोर्सेज से लोन लिया था. ही वॉज एबल टू कंप्लीट द ऑर्डर ऑन टाइम, ही वॉज एबल टू अर्न द मनी, ही वॉज एबल टू रीपे द लोन एंड ही वॉज एबल टू सेव द मनी इन द वेल एज वेल. सो इन द एंड उसने क्या किया, ही डिलीवर्ड द ऑर्डर, उसने प्रॉफिट भी कमा लिया, लोन भी रीपे कर लिया. तो समटाइम्स तो ये पॉजिटिव रेल हो गया. लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो क्रेडिट है वो बहुत पेनफुल होता है और बोरोअर को ऐसी सिचुएशन में पुश कर देता है जहां से रिकवरी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. इस सिचुएशन में जो बोरोअर है वो अपना लोन नहीं पे कर पाता है एंड ही इज कॉट इन अ डेट ट्रैप. एक कर्जे में चले जा रहा है वो. फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में केस स्टडी है स्वप्ना की. उसने लोन लिया था क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, बट ड्यू टू सम रीजन जो क्रॉप थी वो फेल हो गई. देन उसने फिर से लोन लिया टू स्प्रे द पेस्टिसाइड्स, लेकिन प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से उसको लोन पे करना था. सो प्रोडक्शन वाज नॉट इनफ टू रीपे द लोन, सो शी वाज कॉट इन अ डेब्ट ट्रैप. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज मनी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट to another bank account. You have to explain this with an example. In modern times we have different options to transfer the money from one bank account to another bank account. हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू चेक, थ्रू ड्राफ्ट, थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, थ्रू NEFT, IMPS, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास. फिर आपने पेपर को, एक चेक को एक्सप्लेन करना है. चेक एक पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है
to give a specific amount from the account holder account to the money to the person in whose name the check has been issued. ठीक है, in case of check जो person है वो चेक पे लिखता है नाम जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं. ठीक है, then it is deposited by the person in her bank. okay, जो बैंक है वो ट्रांसफर कर देता है पर्सन के अकाउंट में से टू द पर्सन जिसके नाम पे चेक इशू किया गया है. ऑल राइट, सो लेट मी जस्ट रीड दिस फॉर यू. In modern times, we have different options to transfer the money from one bank account to another, such as through checks, draft, internet banking, etc. A check is the paper that instructs the bank to pay a specific amount from the account holder account to the person in whose name the check has been issued. In case of a check, a person writes a check in the name of the person in whose account the money is to be transferred. Then it is deposited by the person in his bank. The bank transfers the amount to the person on whose name the check is drawn. All right, it is very easy. Okay, moving towards the next question. Poor household still depends on informal source of credit. जितने भी poor household है वो अभी भी informal source of credit पे dependent है. तो आपको इस statement को support करना है example के साथ. या फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो मोस्ट ऑफ द पुअर हाउसहोल्ड है दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन informal sector of loan both in rural areas as well as in urban areas of India. So you have to support this statement with an example. So first you will say that yes, this statement is true that the poor household still depends on informal source of credit. Why? Because banks are not present anywhere. First reason. Second, कोलेटरल चाहिए होता है फॉर्मल सेक्टर को जो कि पुअर पीपल के पास नहीं होता. एंड मेनी अ टाइम जो मनी लेंडर होते हैं वो बोरोवर्स को पर्सनली जानते हैं. सो दे आर विलिंग टू पे देम दे आर विलिंग टू गिव देम लोन विदाउट एनी कोलेटरल. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says, why is it necessary for the banks and the cooperative to increase their lending facilities in the rural area? अब बैंक और कोऑपरेटिव को अपनी lending facilities क्यों बढ़ानी चाहिए rural areas में? Explain. या फिर why there is a great need to expand formal source of credit in rural India? You have to explain any 3 reasons. ओके, सो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक्स एंड कोऑपरेटिव के कि उनको अपनी लेंडिंग बढ़ानी चाहिए स्पेशली इन द रूरल एरिया. ओके, क्यों? एक तो देयर इज अ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट. एक तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो है वो बहुत कम है रूरल एरिया में. मोर ओवर जो पुअर बोरोवर्स है दे आर बाउंड टू टेक द लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड इस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है? दे आर नॉट एबल टू रीपे द लोन एंड दे आर कॉट इन द डेट ट्रैप. इज दैट क्लियर? All right, moving towards the next question. Next question says that why is modern currency accepted as the medium of exchange? अब ये जो modern currency है उसको medium of exchange क्यों बोला जाता है without use of its own? Find out the reason. जो modern currency है it is accepted as a medium of exchange without any use of its own because modern time पे जो currency notes और coin है they are used as a medium of exchange and they are not made of any precious metal even though जो medium of exchange है क्योंकि government ने उसे बोल दिया कि ये हमारी authorized currency है तो ये है. Alright, that is why we use it as a medium of exchange. और law ने legalize किया हुआ है कि जो रुपी है वो कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता है टू टेक एज द पेमेंट. सो देयरफॉर रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. Okay, so modern currency accepted as a medium of exchange without any use of its own due to the following reason. In the modern time, currency notes and coins are used as a medium of exchange. These are not made of any precious metals even though used as a medium of exchange because the government of a country authorizes the currency. Next, as the law legalizes the use of rupees, so no individual can refuse a payment made in rupee. Therefore, rupee is widely accepted as the medium of exchange. All right. Next question says that money has made transactions easy. Justify. या फिर how is money used as a medium of exchange? Explain.
एंड हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये हम ऑलरेडी ऊपर कर रहे हैं, सो आई एम जस्ट रीडिंग दिस फॉर यू. इन अ बार्टर सिस्टम, इफ अ शू मैन्युफैक्चरर वांट्स टू सेल शूज एंड बाय wheat, first he has to look for a wheat growing farmer who wants to buy shoes and needs to sell wheat. Second, money can makes it easier to exchange the things. The shoe manufacturer can sell the shoes for money, and that money can be bet to use to buy the wheat. All right. So this was very easy. All right. Next is, how is money used in everyday life? You have to explain with example. All right. How is money used in everyday life? You have to explain with example. So use of money in our daily life. Money has become an essential part of the life. You know that without money no one can survive. For any kind of exchange of goods and services we need money. In earlier time when money was not in use, grains and cattle were used, which was quite difficult as we had to face the problem of double coincidence of want. But now every transactions we are using money. For every transaction we are using money. We have already done this question. All right, next, explain with example how people are involved in the bank, with the bank. We have already done this, so I'm just reading to this for you. Three different peoples are involved in the process development: depositors, bank and the borrowers. Okay, those who have extra cash, they open the bank account in their name and deposits the surplus money there. Okay, their money is saved with the banks. They get some interest on the amount they have deposited, and those who open an account and deposit money in it are called depositors. All right. Out of the total money deposited with the bank, 15% of it's kept as a minimum cash balance to pay to the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. Rest of the money is used to extend loans to the borrower. Okay, this is how the money mediate between the depositors and the borrower. That is, those having surplus and those who are in need of money. This is how the money is basically revolved in our society. Okay. Next question. Explain with an example how credit plays a vital and positive role for the development. तो आप इसमें सलीम वाला ही example दोगे जो हम already कर चुके हैं. So credit plays a positive role when the borrower is able to return the loan amount on time and also made some profit with the use of that money. Example, Salim एक shoe manufacturer है who took a loan from different sources to complete his order of 3,000 pair of shoes. In the end, he delivered the order, made profit and repaid the loan. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू लेंडर आस्क फॉर अ कोलेटरल वाइल लेंडिंग? लेंडर्स कोलेटरल क्यों लेते हैं वाइल लेंडिंग? गिव एनी 3 रीजन. जो लेंडर है वो कोलेटरल लेते हैं वाइल लेंडिंग, डॉक्यूमेंट वाइल लेंडिंग ड्यू टू डॉक्यूमेंट्स एंड मोड ऑफ रीपेमेंट्स एंड सो ऑन. जो सपोज अ पर्सन इज टेकिंग 5 लाख ऑफ लोन एट 5% ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ही हैज केप्ट हिज हाउस एज अ गारंटी, ठीक है, कि मैं रीपे कर दूंगा लोन. ही अग्री टू पे द मंथली इंस्टॉलमेंट. क्लियर? नेक्स्ट, एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बताने हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में. ठीक है, ये बहुत इजी है. पहला, जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है बेसिकली वो लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है और इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है. मेक श्योर दैट यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ टेबल. ऑलराइट, जो फॉर्मल सेक्टर है इट इज इजी टू रीपे, वेयरएज इनफॉर्मल सेक्टर में इट इज डिफिकल्ट टू रीपे. थर्ड फॉर्म में आप एक एग्जांपल दे सकते हो, सलीम का फॉर्मल सेक्टर में दे सकते हो. इनफॉर्मल सेक्टर में आप उसका दे सकते हो जिसमें क्रॉप्स फेल हो गई थी, नेगेटिव रोल वाला. ऑल राइट, क्लियर? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक द एक्सचेंज ऑफ थिंग इजियर? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. ओके, सो इन बार्टर सिस्टम इफ अ शू मैन्युफैक्चरर ही वांट्स टू सेल शूज एंड बाय व्हीट, and then first he has to look for a wheat growing farmer who wants to buy shoes and needs to sell wheat. Second, money can makes it easier to exchange the thing. The shoe manufacturer can sell the shoes for money and then that money can be bet to buy wheat. We have already done this question. All right, then what are demand deposit? How is money saved in the banks? Explain. Depositors basically वही बताना, ये भी हम कर चुके हैं. Depositors क्या करते हैं? अपने नाम पे अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में और अपना सरप्लस अमाउंट जो है बेसिकली वो बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं. तो डिपॉजिटर जो डिपॉजिट करा रहा है अमाउंट
अकाउंट उसे डिपॉजिटर्स बोलते हैं, और जो डिपॉजिट है, जो आपने पैसे डिपॉजिट कराए हैं अकाउंट में, उसे डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? Clear? So let me just read this to you. Depositors are those who open an account and deposits the money in the bank. Alright, depositor can withdraw their money as and when they require. Therefore, these deposits are also called demand deposits. Those having extra cash opens a bank account in their name and deposits the surplus money there, and their money is saved with the bank, and they get some rate of interest on the amount they have deposited. Alright, so next question is, what is money? Why is modern currency money accepted as a medium of exchange? ये हम already 3 markers में कर चुके हैं, अब इसे 5 marker में कैसे करना है? Just see that. Money is a medium of exchange which is used in settling the transaction. Already done. Here it is repeated, so I'm just reading it. Money acts as an intermediate in the exchange process, eliminates the need of double coincidence of want. As money acts as an intermediate, it is also known as medium of exchange. Okay? People have exchanged their goods and services since from the beginning. The medium of exchange kept on changing in different phases. In the modern phase, currency note, that is paper notes and coins, are used as a medium of exchange. These are not made of any precious metal, even though used as a medium of exchange, because government of the country authorizes the currency, and as the law legalizes the use of rupees, so no individual can refuse the payment in India in rupee. Therefore, rupee is widely accepted as a medium of exchange in India. Alright, then next question also we have already done, that is whether the credit will be useful or not depends upon the situation. Give 2 different example to support of this statement. तो इसमें आपने पॉजिटिव रोल सलीम का एक्सप्लेन करना है, नेगेटिव रोल आपने स्वप्ना का एक्सप्लेन करना है. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस, सो लेट मी जस्ट क्विकली रीड दिस फॉर यू. इट इज ट्रू टू से दैट द यूजफुलनेस ऑफ क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट जो है बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है व्हेन द बोरोवर इज एबल टू रीपे द लोन एंड ऑल्सो मेड सम प्रॉफिट विद द यूज ऑफ दैट मनी. फॉर एग्जाम्पल, अ सलीम शू मैन्युफैक्चरर, ही टूक अ लोन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू कंप्लीट हिज ऑर्डर ऑफ 3000 पेयर ऑफ शूज. In the end, he delivered the order and made profit and repaid the loan. Okay? Then negative role of credit में यही आएगा. Sometimes credit बहुत painful होता है as it pushes the borrower into a situation from which the recovery is very difficult. In this situation, the borrower is not able to repay a loan and many a time caught in the debt trap. Okay, for example, a farmer Swapna, she took a loan for crop cultivation, but due to some reason she faced the situation of crop failure. So she took another loan for spraying pesticides, but the production was not enough to repay the loan, so she was caught in the debt trap. All right. So next question जो कि बहुत important है, how do self-help group help borrower to overcome the problem of the lack of collateral? Explain with an example. तो सबसे पहले मैं बताती हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप. बेसिकली ये जो ग्रुप है 15-20 लोग बनाते हैं मिलके. ठीक है, दिस इज अ न्यू आइडिया कि जो रूरल पुअर पीपल है, पर्टिकुलरली वुमेन, वो अपने पैसों को पूल करते हैं, अपनी सेविंग्स को पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एंड ये जो ग्रुप है 15-20 लोगों का होता है. बेसिकली दीज आर द मेंबर्स ऑफ द नेबरहुड. दे कैन मीट, दे कैन सेव रेगुलरली. सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100, डिपेंड करता है पर मेंबर कितना सेव कर सकते हैं, और मोर एज वेल डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मेंबर. व्हेन जब द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग फॉर अ ईयर और 2, तो ये जो ग्रुप है इनको एलिजिबल, दे बिकम एलिजिबल टू गेट द लोन फ्रॉम द बैंक. ठीक है, बैंक जो है वो ग्रुप के नाम से लोन देता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन मिल जाता है. वो अपने मेंबर को लोन दे सकते हैं एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, सो लोन मैटर इज टेकन वेरी सीरियसली एज इफ वन मेंबर इज नॉट एबल टू रीपे द लोन, तो सब मिलके लोन को रीपे करते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फीचर दे गेट द लोन फ्रॉम द बैंक इवन दो दे हैव नो कोलेटरल. ओके, सो लेट मी जस्ट रीड दिस फॉर यू. There is new idea to organize rural poor, particularly women who pool their saving. Generally, this group has 15 to 20 members. Members belong to the neighborhood so that they can meet and save regularly. Saving per members varies from 25 to 100 or more depending on the economic conditions of the member. When the group is regular in saving for more than a year or 2, the group is eligible for getting the loan from the bank. Bank provide loan in the name of the group and then self
self-help group gives loan to its member at a very low rate of interest. Loan matter is taken very seriously, as if any one member is not able to repay the loan, then it is followed by other members, and because of this feature they get loan from the bank even though they have no collateral. Clear? All right, so moving towards the last question of this video. All right, and then I'm coming up with this second video for the same chapter जिसमें हम इसका second half cover करेंगे, and that has only 15 questions. All right, mention any 3 points of distinction. वही हो गया कि आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल को डिफरेंशिएट करना है 3 पॉइंट में. ठीक है, जो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स है उन्हें फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं, मनी लेंडर फ्रेंड्स को ये सब आता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर में. डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ टेबल. ठीक है, जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लेस होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है. ऑल राइट, एंड थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या लिखोगे आप, जो फॉर्मल सेक्टर है बेसिकली फॉर्मल सेक्टर में जो क्रेडिट है इट इज इजी टू रीपे द लोन, वेयर एज इनफॉर्मल सेक्टर में इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रीपे द लोन. ऑल राइट, सो all the best everyone for your boards. I'll be uploading the second video for this chapter as well, and please make sure कि आप सारे chapters videos में से कर ले, because I'm 100% sure कि इन videos से बाहर का कोई question नहीं आने वाला. So all the very best for your boards. Bye bye everyone.